हेलो, हाय, नमस्ते सभी लोगों को एंड गुड इवनिंग। तो बताइए क्या हाल चाल है आप लोगों का। आज तो संडे है, सब लोग आराम से एकदम रिलैक्स मोड में होंगे, होना भी चाहिए। पूरे हफ्ते हम जो है काम करते करते या फिर ये कहें कि एक ही शेड्यूल फॉलो करते करते थोड़ा सा बोरिंग टाइप का होने लग जाता है ना। संडे का बड़ा वेट रहता है हमें। फिलहाल संडे को उतना मज़ा नहीं आता जितना मज़ा हमें सैटरडे को आता है। तो और बताइए कैसी पढ़ाई वढ़ाई चल रही है आप लोगों की। आज मैंने सोचा सुपर संडे विद चार्ली ना हो करके सुपर संडे हम लोगों को प्रैक्टिस सेट के साथ करना चाहिए। ये मुझे लगता है कि जितने प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने करे हैं उनमें से ये सबसे बड़ा प्रैक्टिस सेट होगा हमारा। बड़ा या कह सकते हैं बड़ा नहीं, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज़्यादा होंगे इसमें। तो चलिए आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन सेट मतलब प्रैक्टिस सेट पे और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और इसके पहले 30 प्रैक्टिस सेट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जा करके आप देख सकते हैं। डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे वो, है ना, कि मतलब क्वेश्चन आपके सही रहे, मतलब क्वेश्चन की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए और आपकी रिवीजन और सारी चीज़ें एक आपको अच्छी मतलब दिशा मिले। फिलहाल तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी थोड़े ज़्यादा हैं तो हम लोग को थोड़ा टाइम भी लगेगा। आते हैं। तो सबसे पहला हमारा है क्वेश्चन नंबर 1 कि अस्थिभंग में अधिक रक्तस्राव रोकने के लिए उपयोग में कर मतलब क्या यूज करते हैं। अधिक रक्तस्राव अगर हमारा हो रहा है तो ठीक है, बर्फ का उपयोग, टूर्निकेट का उपयोग, रुई से दबाना या नन ऑफ दीज। तो इसमें जो आपका टूर्निकेट होता है उसका उपयोग हम लोग करते हैं अगर हड्डी टूटने में जो है बहुत अधिक ब्लीडिंग हो रही है तो। फिर ये सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसे था फिजियोलॉजी का, बाकी इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं आज सब टेक्सटाइल के हैं। मुझे लगता है ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट आप कर लेंगे तो इसमें आपको क्या कहते हैं, टेक्सटाइल से तो बहुत ही हेल्पफुल होगा ये आपके लिए, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि अम्लीय रंग उपयुक्त होते हैं सूती वस्त्रों को रंगने के लिए, लिनन वस्त्रों को रंगने के लिए, ऊनी और रेशमी वस्त्रों को रंगने के लिए, या उपर्युक्त सभी। तो जो अम्लीय यानी कि जो एसिड कलर होते हैं मतलब एसिड डाई, वो क्या होती है, ऊनी और रेशमी वस्त्रों को रंगने के लिए उपयुक्त होती है। फिर है कि क्षारीय रंगों से सेलुलोज रेसे रंगे जाते हैं, प्राणिज रेसे रंगे जाते हैं, या उपर्युक्त एक तथा भी दोनों, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। कहने का मतलब ये है इसमें क्षारीय रंगों से सेलुलोज जो फाइबर होते हैं उनको भी कलर किया जाता है, और जो प्राणिज रेसे होते हैं आपका रेशम वगैरह, उनसे भी कभी कभी क्षारीय जो कलर होते हैं उन पे कलर चढ़ाया जाता है रेशम वगैरह पे, ठीक है। इस वजह से हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। बाकी यूजुअली क्या होता है कि क्षारीय रंग से जो है सेलुलोज रेसे ही रंगे जाते हैं। फिर है प्रत्यक्ष रंग को कहते हैं उदासीन रंग, लवण रंग, अम्लीय रंग, या वाइट रंग, ठीक है, वाइट रंग। तो हमारा इसमें जो प्रत्यक्ष रंग होता है उसको हम लोग सॉल्ट डाइज भी बोलते हैं, ठीक है, मतलब कि लवणीय रंग या नमक रंग भी आप इसको कह सकते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर है कि बंधक रंगों से तांबे से मतलब बंधक रंगों से तांबे से पीला रंग प्राप्त किया जाता है, नीला रंग प्राप्त करते हैं, या हरा रंग, या फिर काला रंग। तो इसमें जो बंधक रंगों से तांबे से क्या होता है, नीला रंग प्राप्त किया जाता है। इस वजह से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है डिस्पर्स रंग कहलाता है, जो डिस्पर्स डाई की बात हो रही है आपकी। तो लवण रंग कहते हैं, क्षारीय रंग कहते हैं, एसिटेट रंग कहते हैं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें भी हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे कि एसिटेट रंग कहा जाता है किसको, डिस्पर्स डाई को। और जो डिस्पर्स डाई होती है वो जो है मतलब अधिकतर उसको पॉलिस्टर के जो फाइबर होते हैं उन पे चढ़ाया जाता है ये रंग, ठीक है। फिर है कि अच्छा सॉरी ये 2 बार हो गया। फिर है कि टॉप रंगाई द्वारा, टॉप रंगाई से सूती वस्त्र रंगे जाते हैं, वॉस्टेड ऊनी रेशे रंगे जाते हैं, कृत्रिम रेशे रंगे जाते हैं, उपर्युक्त सभी। इसमें जो आपका टॉप रंगाई होती है आपको भी पता है कि ये जो वॉस्टेड वूल होता है उनकी रंगाई करी जाती है इससे। और जो आपकी एक डॉप रंगाई होती है जिसको हम लोग इस तरीके से डॉप रंगाई होती है आपकी, उससे आपके कृत्रिम रेशे रंगे जाते हैं, है ना। फिर हो गया कि स्किन डाइंग द्वारा तैयार वस्त्र को रंगा जाता है, तैयार धागे को रंगा जाता है, तैयार रंगों को रंगा जाता है, सॉरी रेशों को रंगा जाता है, या उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो आपका स्किन डाइंग होती है उसके थ्रू आपके जो तैयार धागे होते हैं उनको रंगा जाता है। तो हम किसके साथ जाएंगे, बी ऑप्शन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है बांध कर वस्त्र को रंगने की कला को क्या कहा जाता है। बाटिक कला कहते हैं, बांधनी कहते हैं, पेंटिंग कहते हैं, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपको भी ये बात पता है कि बांधनी कहते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है रंगाई द्वारा कृत्रिम रेशों से निर्मित वस्त्र रंगे जाते हैं, सेल्यूलोज रेशों से निर्मित वस्त्र रंगे जाते हैं, या फिर प्राणिज रेशों से निर्मित वस्त्र रंगे जाते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन आपका था जो बुक है उसमें दे रखा है कि कृत्रिम रेशों से जो रंगाई करी जाती है उसको मतलब उससे निर्मित ये वस्त्र रंगे जाते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से तो इसमें बाकी ठीक है, इसमें यही ऑप्शन दिया तो आप भी इसी ऑप्शन के साथ जाइए, ठीक है। बट अगर आपको कोई और आंसर लगता है तो कॉमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। नेक्स्ट है वस्त्र के दोनों ओर एक सेकंड, हाँ ठीक है। वस्त्र के दोनों ओर छपाई क्रिया एक ही साथ और एक ही समय में संपन्न की जाती है। द्विपक्षीय छपाई में, स्क्रीन छपाई में, बाटिक छपाई में, या सेसर छपाई में।
तो आपकी जो आपको दिखाई मतलब क्वेश्चन पढ़ के ही आप समझ सकते हैं कि छपाई क्रिया एक ही समय में, है ना? मतलब वस्त्र के दोनों ओर छपाई करी जा रही है, तो ये जो आपकी द्विपक्षीय छपाई होगी, यानी कि ए ऑप्शन के साथ जाएँगे, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर है कि अरे ये हो क्या गया भाई, एक ही क्वेश्चन 2-2 बार। फिर नेक्स्ट है कि वस्त्र निर्माण की कला को सर्वाधिक प्रोत्साहन मिला मुगल काल में, अंग्रेजी काल में, ए तथा बी दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका मुगल काल था उसमें जो है वस्त्र निर्माण की जो कला थी उसको काफी प्रोत्साहन मिला। शबनम का अर्थ है ओस की बूंदों के समान, सपनों से भी सुंदर, या पानी की लहर के समान, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर के जो होम साइंस के पेपर हैं उनमें आपको बहुत मिलेगा। कई सारे अदर जो है स्टेट के एग्जाम्स हुए हैं जिसमें ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे सेम टू सेम पूछा गया है। तो इसका अर्थ आपको पता ही होगा, ओस की बूंदों के समान जो होता है उसको हम लोग शबनम कहते हैं। इस वजह से ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। अमेरिका। ढाका का मलमल का निर्माण होता था, ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन अभी टीजीटी में भी आया था 2021 में। सूती रेशों से, ऊनी रेशों से, कृत्रिम रेशों से, या रेशमी रेशों से। बड़ा आसान क्वेश्चन है कि सूती रेशों से जो बनाया जाता था ढाका का मलमल, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रोकेड वस्त्र जो है आपका वो प्रसिद्ध है गुजरात का, केरल का, बनारस का, ओडिशा का। तो ये भी आपको पता है कि जो ब्रोकेड वस्त्र होते हैं जिनमें सोने और चांदी के तारों से डिजाइन बनाई जाती है कपड़ों में, सिल्क वगैरह के कपड़ों में पहले के टाइम में बहुत चलते थे, अभी भी चलते हैं। साड़ियाँ वगैरह बनाई जाती हैं, पहले के टाइम में राजा महाराजा लोग बहुत ज़्यादा पहनते थे, उसको ब्रोकेड के नाम से जानते थे। तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है? बनारस का ब्रोकेड आपका प्रसिद्ध है, ठीक है। जरी वगैरह जो कपड़े बनाए जाते थे, ब्रोकेड ही बोलते थे उसको। तो ये बनारस में शुरू भी किया था और बनारस का ही काफ़ी फेमस भी है। नेक्स्ट है पटोला वस्त्र प्रसिद्ध है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। राजस्थान, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो आपको भी पता है कि बी आंसर करेक्ट होगा, गुजरात का फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट है संदालिन वस्त्र प्रसिद्ध है, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का, सिंध का। तो संदालिन जो वस्त्र है आपका वो कहाँ का प्रसिद्ध है? सिंध का, ठीक है। एक सेकेंड, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आब ए रवा का शाब्दिक अर्थ है सपनों से कम नहीं, ओस की बूंद, बहता पानी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा वो होगा सी। एक सेकेंड, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि आब ए रवा का मतलब क्या होता है? बहता हुआ पानी, ठीक है। फिर पन्ना हजारे साड़ियाँ प्रसिद्ध थीं, गुजरात की, राजस्थान की, बनारस की, या फिर ढाका की। तो जो पन्ना हजारे साड़ियाँ हैं आपकी वो कहाँ के प्रसिद्ध हैं? ढाका की साड़ियाँ, ठीक है, ढाका की आपकी। फिर बड़ी बड़ी फूल पत्तियों वाले नमूने से बनी ढाका की साड़ियाँ कहलाती हैं, फूलवार, तोरेदार, जत्ता हजारे, जतार, या फिर पन्ना हजारे, ठीक है। तो आपकी देखिए बड़ी बड़ी फूल वाली जो पत्तियों से नमूने बनी हुई, मतलब आप कह सकते हो कि इस तरीके से अगर पत्तियों वाले ऐसे नमूने बनाए गए हैं तो ऐसे जो नमूने बनेंगे साड़ियों में उनको क्या कहा जाएगा? उनको बोलते थे तोरेदार, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है चंदेरी साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं, बिहार की, बंगाल की, मध्य प्रदेश की, या महाराष्ट्र की। तो आपको पता है कि चंदेरी का जो कपड़ा होता है वो मध्य प्रदेश का ही काफ़ी फेमस है। तो सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, सी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। फिर नेक्स्ट है बालूचर साड़ियाँ निर्मित होती हैं कोलकाता में, अहमदाबाद में, बालूचर में, या फिर महाराष्ट्र में। तो ये जो आपकी बालूचर साड़ियाँ हैं जाहिर सी बात है बालूचर में ही निर्मित होंगी। अगर इसमें ऑप्शन में मुर्शिदाबाद होता तो हम क्या लिखते? मुर्शिदाबाद, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पटोला वस्त्र में फूलों के गुच्छे वाले नमूने कहलाते हैं, नारी कुंजर, बाग कुंजर, फुलवारी, या उपयुक्त सभी। तो जाहिर सी बात है फूलों के गुच्छे हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे? फुलवारी बोलेंगे। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है बांधनी साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं, गुजरात की, राजस्थान की, उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की। तो आपको पता ही है राजस्थान की बहुत ही फेमस है बांधनी साड़ियाँ, बांधनी सूट, है ना, बांधनी चुनरी, ये सारी चीज़ें। फिर है कि प्रारंभ में ब्रोकेड वस्त्रों को कहा जाता था, आब ए रवा, शबनम, कीम ख्वाब, या फिर उपर्युक्त सभी। तो जो ब्रोकेड के वस्त्र थे स्टार्टिंग में उनको कहा जाता था कीम ख्वाब, ठीक है। इसका कीम ख्वाब का मतलब होता था कि सपने के समान, मतलब सपने से भी ज़्यादा सुंदर, इस तरीके का कुछ, ठीक है। तो हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हिमरस तथा अमरस वस्त्रों का निर्माण होता था औरंगाबाद में, अहमदाबाद में, कोलकाता में, बनारस में। तो जो आपका औरंगाबाद था वहां पर ऐसे वस्त्रों का निर्माण होता था। ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है पठथान को कहा जाता है, वफ्त कहते हैं शबनम, कमख्वाब, या उपयुक्त सभी। तो जो आपका पठथान होता है उसको क्या बोलते हैं? वफ्त बोलते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। पीतांबर वस्त्रों का निर्माण होता है हैदराबाद के पैठण में, राजस्थान के जयपुर में, गुजरात के कच्छ में, उत्तर प्रदेश के बनारस में। तो जो आपका ये वस्त्रों का निर्माण होता है कहाँ होता है? हैदराबाद के पैठण में, ठीक है। ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर है कलमदार वस्त्र है, क्या बांधनी कला का पुरातन रूप है, बाटिक कला का पुरातन रूप है, या उपयुक्त ए तथा बी दोनों, या फिर निम्न उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो ये जो आपका कलमदार वस्त्र होता है ये आपका बाटिक कला का पुरातन रूप है, ठीक है।
नेक्स्ट है वस्त्र का प्रकार निर्भर करता है रेशों के प्रकार पर, सूत के प्रकार पर, या निर्माण विधि पर, या फिर उपर्युक्त सभी पर। तो जो वस्त्र का प्रकार होता है वो आपके सभी उस पर निर्भर करता है, ठीक है। कौन से रेशे हैं और सूत का धागा किस प्रकार का है या कौन सी विधि से बनाया गया है, ये सभी चीज़ों से कपड़े का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो हो जाता है, ठीक है। फिर है कि प्राकृतिक रेशों में सबसे अधिक लंबे रेशे होते हैं, ये भी कोई पूछने की बात है, जाहिर सी बात है सिल्क का होता है, ठीक है। जो आपका रेशम होता है उससे जो है वो रेशे जो उसके होते हैं काफ़ी लंबे होते हैं। नेक्स्ट है लंबे रेशे को कहा जाता है स्टेपल, फिलामेंट, स्पन या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो लंबे रेशे हैं उनको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं, और अगर यहाँ पर छोटे रेशे होता तो हम क्या बोल देते, अगर छोटे रेशे होते तो उसको हम स्टेपल फाइबर बोल देते। ओके, नेक्स्ट है धुलाई प्रक्रिया द्वारा रेशों की अशुद्धियां, धूल कण, गंदगी आदि निकल जाते हैं, रेशे समानांतर हो जाते हैं, रेशे में चमक आ जाती है, रेशे मुलायम व चिकने हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि रेशे की जो अशुद्धियां हैं और धूल कण है, गंदगी है, ये सभी चीज़ें निकल जाती हैं किसके, धुलाई प्रक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट है ड्राइंग आउट द्वारा सभी लंबे रेशे छोटे रेशे से अलग हो जाते हैं, रेशे समांतर होकर व्यवस्थित हो जाते हैं, वजन एक समान रहता है तथा एक समान व्यास वाले रेशे ही रह जाते हैं और शेष छोटे रेशे छट जाते हैं, या उपर्युक्त सभी। तो जो ड्राइंग आउट होता है आपका उसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ड्राइंग आउट में आपकी जितनी भी यहाँ पर दी गई हैं चीज़ें वो सभी चीज़ें उसमें करी जाती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है रोविंग द्वारा क्या किया जाता है, रेशे को समांतर व व्यवस्थित किया जाता है, पोनी को घुमाव हल्का सा ऐठन दिया जाता है घुमाकर उसको, रेशों में से गोंद हटाया जाता है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो रोविंग की प्रक्रिया आपकी करी जाती है उसमें जो पोनियां बनाई जाती हैं वो पोनियों में क्या किया जाता है, हल्का हल्का ऐठन दे करके उसको मतलब थोड़ा सा घुमा करके उसमें हल्की हल्की ऐठन दी जाती है, और इस प्रक्रिया को हम लोग रोविंग प्रक्रिया बोलते हैं। नेक्स्ट है भराई का कार्य किया जाता है ताने के धागे से, बाने के धागे से, या ए तथा बी दोनों, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भराई का जो मतलब काम किया जाता है वो किस धागे से किया जाता है, आपके जो आपका बाने का धागा होता है उससे, तो इस वजह से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एस ऐठन में। आपको पता है ना जब ऐठन दी जाती है धागों में तो एक जेड घुमाव दिया जाता है और एक एस मतलब एक जेड ऐठन दी जाती है जेड तरीके से और एक एस ऐठन दी जाती है, ठीक है। तो यही पूछना है कि जो एस ऐठन होती है उसमें किस तरह का घुमाव दिया जाता है। जो पोनियां होती हैं उनको घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाते हैं, या पोनियों को घड़ी की दिशा में घुमाते हैं मतलब सही दिशा में घुमाते हैं, या उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त ए तथा बी दोनों। तो इसमें जो एस ऐठन में क्या होता है, पोनियों की जो होती है उसको घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाते हैं, समझ गए, उल्टी दिशा में घुमाते हैं तो उसमें एस ऐठन पड़ती है, उसी को हम लोग एस ऐठन बोलते हैं। अगर यहाँ पर ये दिया होता कि जेड ऐठन में क्या होता है तो हम ये ऑप्शन लगाते हैं कि पोनियों को घड़ी की सही दिशा में घुमाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है निश्चित वजन पद्धति में वजन में भिन्नता रखकर रेशों की लंबाई को निश्चित किया जाता है। बी है वजन में भिन्नता रखकर रेशों की वजन को निश्चित किया जाता है। सी है दोनों, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका निश्चित वजन पद्धति है उसमें जाहिर सी बात है वजन को क्या किया जाता है, निश्चित किया जाता है, ठीक है। वजन निश्चित रहता है और उसमें जो है लंबाई वो लोग बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लॉक यान, आपका क्या का फ्लॉक धागा इसमें से कौन सा होता है। श्लभ धागा को रूपांतरित व संशोधित रूप है, या स्पाइरल धागे का रूपांतरित व संशोधित रूप है, या लूपदार धागा है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो ये फ्लॉक यान होता है वो स्लभ यान का ही एक रूपांतरण और एक संशोधित मतलब उसी का एक बदला हुआ रूप है, ठीक है। ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है म्यूल फ्रेम से सूक्ष्म बारीक व चिकने धागे का निर्माण होता है, मोटे व खुरदरे धागे का निर्माण होता है, या फिर उपर्युक्त दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका म्यूल फ्रेम होता है उससे आपके बहुत ही फाइन और बहुत ही अच्छा और कोमल धागा प्राप्त होता है, और ये जो आपके मोटे और खुरदरे धागे होते हैं ये आपका जो एक रिंग फ्रेम होता है, कौन सा फ्रेम, रिंग फ्रेम। तो रिंग फ्रेम पर आपके अच्छे धागे नहीं बनते, थोड़े मोटे खुरदरे और इस तरीके के बनते हैं। हालांकि जो रिंग फ्रेम होता है उस पर धागा बहुत जल्दी जल्दी और अधिक मात्रा में बनता है ना। इसकी अगर मैं इसकी बात करूँ म्यूल फ्रेम की, तो म्यूल फ्रेम में आपके जो धागा बनता है उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। अब ये अच्छा काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है अच्छी चीज़ें टाइम लेंगी, और जो चीज़ें बहुत अच्छी नहीं बनाई जा रही हैं वो कम टाइम लेंगी। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप कुछ अच्छा कुछ बहुत ही बेहतरीन करना चाहते हैं तो पेशेंस रखें और अपने वक्त का इंतज़ार करें, है ना। जाहिर सी बात है आप कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं इसी वजह से शायद आपको टाइम लग रहा हो, है ना। बाकियों से हो सकता है आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे, बट आपको पेशेंस नहीं खोना है, अपने कर्म को करते जाना, ठीक है। कर्म सबसे महान होता है, ये बात बिल्कुल सही है। लोगों को आजकल तो सबको यही लगता है कि नहीं सब कुछ प्रैक्टिकल है। मैं मान रही हूँ सब कुछ प्रैक्टिकल है, लेकिन मतलब आध्यात्मिक भी कुछ चीज़ें होती हैं, है ना। और फिलहाल ये आध्यात्मिक नहीं, ये आपके अंदर की चीज़ है। जिस तरीके से आप कर रहे हैं हर इंसान बराबर थोड़ी ना होता है, सबके अंदर अपनी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं। हो सकता है कोई 25 साल में ही बहुत अच्छा कुछ कर ले जाए, हो सकता है किसी को भाई 32 साल भी लग जाए। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है, अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं तो जाहिर सी बात है ना, टाइम थोड़ा लगेगा।
तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। घर्षण कताई में बिना कंघी किए केवल धुनाई किए हुए पोनियों से धागे का निर्माण होता है, घर्षण द्वारा ऐंठन दी जाती है, चिकनी एवं कोमल धागे का निर्माण होता है, या उपर्युक्त सभी। तो घर्षण कताई की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है घर्षण द्वारा जो है ऐंठन दी जाती है, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आई थिंक ये 2 बार हो गया, सॉरी। फिर है, फेंक देने वाली वस्तुएं बनाई जाती हैं कागज से, प्लास्टिक फिल्म एवं सीट से, पॉलीयूरेथीन फोम से, या टापा वस्त्र से। तो आपकी कागज से बनाई जाती हैं वो चीजें जिनको फेंक देना होता है बना करके, सॉरी, फेंक देने वाली वस्तुएं वस्त्र बनाए जाते हैं कैसे, कागज से, ठीक है। एक सेकेंड। फिर नेक्स्ट है, तापा वस्त्र का निर्माण होता है कपास की छाल से, ओक की वृक्ष की छाल से, या शहतूत की वृक्ष की छाल से, या नारियल की छाल से। तो जो आपका टापा वस्त्र होता है वो शहतूत की छाल से बनाया जाता है, तो सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है, ऊनी नन्हे नन्हे रेशों को आपस में उलझाकर, जोड़कर, ताप से प्रभावित करके तथा दबाव डालकर जमा दिया जाता है, इसे क्या कहते हैं? कंघी करना कहते हैं, धुनाई कहते हैं, नमदा कहते हैं, बॉन्ड किया हुआ वस्त्र कहते हैं, क्या कहते हैं आप बताइए? नमदा कहते हैं, इसको आपको पता है। इसमें जो ये वर्ड दिया गया ना, उलझाकर, जोड़कर, ताप से प्रभावित करके और दबाव डालकर जमा दिया जाता है, ये जो की, इसका समझ लीजिए कीवर्ड्स हैं नमदा के आपके, ठीक है। तो इसको नमदा कहा जाता है। फिर है कि मॉलीवॉट मशीन से कोमल वस्त्र बनता है, कोमल वस्त्र नहीं बनता है, निम्न कोटि के वस्त्र बनते हैं, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो मॉलीवॉट मशीन है उससे आपके कोमल वस्त्र नहीं बनते हैं। कोमल वस्त्र नहीं बनते हैं इसका मतलब क्या है कि इससे खुरदुरे वस्त्र बनते हैं, थोड़ा सा है ना, खुरदुरे और कह सकते हैं रफ टेक्सचर वाले वस्त्र बनते हैं। इसके बाद आपका जो मॉलीपॉल है, मॉलीपॉल मशीन होती है, उससे आपके कंबल, कालीन, दरी, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो मॉलीपॉल और मॉलीवॉट आपका ये क्लियर हो गया। फिर है कि धागे को आपस में मिलाकर गूंथ कर वस्त्र बनाए जाते हैं, इन्हें कहते हैं क्विल्टिंग, ब्रेडिंग, निटिंग, बुनाई। तो आप देखिए, मिलाकर गूंथ कर वस्त्र बनाए जाते हैं, तो इसको बोलते हैं ब्रेडिंग। इस मेथड से आपके ज़्यादातर जो बॉर्डर वगैरह होता है, लेस होती हैं, है ना, ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। एक तरीके से कह सकते हैं सजावटी वस्त्र जो होते हैं उनको बनाया जाता है, ठीक है। फिर है कि सलाई अथवा सुई की सहायता से सूत के फंदों को फंसाकर एवं श्रृंखला बनाई जाती है, इस विधि को कहते हैं ब्रेडिंग, निटिंग, बुनाई, क्विल्टिंग। तो इसको, इस जो आपको समझ आ गया होगा कि सलाई और सुइयों की सहायता से, इसको बोलते हैं निटिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं निटिंग, जो घर में आजकल सब लोग ठंड आने वाली बढ़िया बढ़िया स्वेटर लोग बनाएंगे, है ना, जिनको आता है वो तो बिल्कुल बनाएंगे ही। वैसे तो आजकल मार्केट में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन वो होता है ना कि अपने हाथ की बनी हुई चीज़ें जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसकी बात ही कुछ और होती है। फिर है कि वेफ्ट निटिंग को कहते हैं, बाना बुनाई की बात हो रही है। फिलिंग निटिंग, वॉर्प निटिंग, ए तथा बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या, बाना की बात पहले ही कर दी गई है, और बाना धागा जो आपका होता है वो उसको भराव वाला धागा बोलते हैं। तो भराव का मतलब क्या है, फिलिंग निटिंग, ठीक है। जो फिलिंग किया जाता है उससे, उसको बोलते हैं फिलिंग, मतलब बाना बुनाई को फिलिंग निटिंग भी कह सकते हैं आप, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, मोती जैसे उभार दिखाई देते हैं उल्टी बुनाई में, सीधी बुनाई में, ए तथा बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मोती जैसे उभार होते हैं जो आपकी उल्टी बुनाई में दिखाई देते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है, ट्राइकोट का शाब्दिक अर्थ है गूंथना, क्विल्ट करना, बुनना या निट करना। तो ट्राइकोट जो शब्द है उसका अर्थ क्या है, निटिंग करना, ठीक है। नेक्स्ट है, जाली बनाने की विधि मिलती जुलती है निटिंग विधि व लैस विधि से, बुनाई विधि से, क्विल्टिंग विधि से, उपयुक्त सभी से। तो जाली बनाने की जो आपकी विधि है वो किससे मिलती है, निटिंग विधि और आपकी लैस बनाने की विधि से जो है ये विधि काफी मैच करती है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका हार्नेस। तो ताने का बेलन होता है, कपड़े का बेलन होता है, करघे में लगा एक फ्रेम होता है, कंघी के समान धातु की बनी एक रचना होती है। तो जो आपका हार्नेस होता है, ये जो हार्नेस से पूछ रहे हैं कि हार्नेस कहाँ होता है, तो ये करघे में लगा हुआ आपका एक फ्रेम है, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर है कंघी, ये आपका जो हार्नेस वाला ही है, जो क्या बोलते हैं उसको, लूम होता है ना, करघे की बात हो रही, करघे के पार्ट्स की बात हो रही है। तो करघे में आपकी एक कंघी नुमाई भी एक संरचना होती है। तो ये क्या करती है, ये जो करघे के अगले भाग में सामने की ओर लगी होती है, या फिर करघे के पीछे लगी होती है, या करघे में हार्नेस के सामने की ओर लगी होती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपकी करघे में सामने की ओर जो है ये लगी होती है, करघे में हार्नेस के सामने की ओर, ठीक है। फिर होता क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड। सटल, जो सटल होता है उस पर, सटल पर कौन सा धागा लपेटते हैं, बाने पर धागा लपेटते हैं, ताने का धागा लपेटते हैं, या कपड़ा लपेट जाता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका सटल होता है उस पर आपके बाने के जो धागे होते हैं उनको लपेटा जाता है, ठीक है। जब बुनाई करते हैं, बुनाई होती है कपड़े की, तो ऐसे ऐसे ताने का धागा लगाते हैं, ठीक है, और इस तरीके से जो लगाते हैं वो बाने वाला धागा लगाते हैं, ठीक है। फिर है कि शटल को गुजरने के लिए रिक्त स्थान बनने को कहते हैं पिकिंग कहते हैं, बैटनिंग कहते हैं, शेडिंग कहते हैं, या उपयुक्त सभी कहते हैं। तो शटल से गुजरने के लिए जो रिक्त स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं, शेडिंग बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, करघे पर से उतारा गया वस्त्र कहलाता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बी के साथ जाएंगे, ग्रे गुड्स
बोलते हैं इसको, ठीक है। कहने का मतलब है जब करघे पर कपड़ा बुन लिया जाता है, बुनाई उसकी कर दी जाती है, जब उसको निकाला जाता है उस पे, तो बहुत सारे उस पे ग्रीस वगैरह बहुत ही मतलब थोड़ा सा अनडिजायरेबल उस पे चीज़ें लगी होती हैं, बहुत वही बता रहे हैं ना, ग्रीस पॉलिश ये सारी चीज़ें, तो उनको फिर बाद में ब्लीच किया जाता है, काफ़ी परिसज्जाएं करके वस्त्र को काफ़ी अच्छा बनाया जाता है, साफ सुथरा किया जाता है। तो करघे पर से जब उतारते हैं तो उसमें कई वही जो गंदगी वगैरह लगी होती है, इसी वजह से उसको ग्रे गुड्स कहते हैं। नेक्स्ट है कुछ परिसज्जाएं, कुछ आवश्यक परिसज्जाएं लगभग सभी प्रकार के ग्रे गुड्स पर की जाती हैं, इन्हें कहते हैं सजावटी परिसज्जाएं, बनावटी परिसज्जाएं, आधारभूत परिसज्जा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अब देखिए लिखा हुआ कि सभी प्रकार के ग्रे गुड्स पर करी जाती हैं, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं? आधारभूत परिसज्जा बोलते हैं इन्हें, ठीक है, क्योंकि ये सभी चीजों पर करी जा रही है, इस वजह से इसको करी जाती है, मतलब आधारभूत परिसज्जा कह रहे हैं। फिर है कि सतही दोष छिपाने के लिए ब्लीचिंग की परिसज्जा की जाती है, नैपिंग की परिसज्जा की जाती है, या फिर आपकी कुटाई की परिसज्जा की जाती है, या फिर उपयुक्त सभी। तो आपकी जो कुटाई की परिसज्जा होती है वो करी जाती है, ठीक है। सतही दोष मतलब सतह पे ही, है ना, जो कपड़े का पूरा वो है, उसका जो पूरा सरफेस है उसी पे अगर आ रही है कोई भी दोष आ रहा है, कोई भी गंदगी या कोई भी डिसऑर्डर उसमें दिख रहा है, तो वहां पर उसको छिपाने के लिए कुटाई की परिसज्जा करी जाती है। क्यों? क्योंकि कुटाई जो फिनिशिंग होती है आपकी, बीटलिंग बोलते हैं इसको, तो उससे करने से क्या होता है कि जितने भी जो कपड़ा होता है वो एक समान हो जाता है, और उस पर बढ़िया उसकी जो बुनाई होती है वो काफी सघन हो जाती है और चमकदार और बहुत ही अच्छा कपड़ा हो जाता है। इस वजह से ये परिसज्जा इस पर कर दी जाती है, ठीक है। फिर है मर्सराइज्ड परिसज्जा, और ये जो आपकी एक सेकंड, और आपकी जो कुटाई वाली परिसज्जा है एक तरीके की यांत्रिक परिसज्जा है। कपड़े को जो है रोलर्स होते हैं उनके बीच से गुजारा जाता है, तो इस वजह से कपड़े खूब अच्छे बढ़िया चमकदार और मजबूत हो जाते हैं, ठीक है। फिर मर्सराइज्ड परिसज्जा दी जाती है, बहुत ही आसान और बहुत ही सटीक क्वेश्चन, तो ए ऑप्शन पे सीधे जाएंगे। सूती वस्त्रों पर आपका मर्सराइजेशन फिनिशिंग करी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कुटाई परिसज्जा द्वारा वस्त्र की सतह पर उठे रोए को काटा जाता है, वस्त्र की सतह पर रोए उठाए जाते हैं, वस्त्र पर लगे दाग धब्बे को छुड़ाया जाता है, या अनुकृति वाले वस्त्र तैयार किए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये चीज यहाँ पे गलत लिखी हुई कि रोए को काटा जाता है, ऐसा नहीं है। इसमें ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, लेकिन इसका ऑप्शन ये होगा कि वस्त्र की सतह पर जो क्या बोलते हैं, जो मतलब गंदगी या फिर वो सारी चीजें हैं, या उनकी संरचना जो गड़बड़ है बुनाई में, थोड़ी सी आप ये कह सकते हैं कि धागा इधर उधर खिसक गया है, या उस पर थोड़े कुछ रोए वगैरह उठ गए हैं, यहाँ पर जो जैसे रोए मान लो उठ गए तो उनको काटा नहीं जाता है, इनको कुटाई के द्वारा क्या किया जाता है, उसी में बिल्कुल आप कह सकते हैं कि एक ही साथ उसको उसका टेक्सचर बिल्कुल समान बना दिया जाता है ना, बिल्कुल एक लेवल में कर दिया जाता है, और जिससे कपड़े बढ़िया खूब चमकदार हो जाते हैं, कोमल उनकी जो आप कह सकते हो उनका जो स्पर्श है, जब आप कपड़े को छुएंगे तो वो अच्छे से बिल्कुल बड़ा कोमल और चमकदार कपड़ा हो जाएगा, और उनकी बुनाई भी जो होगी वो काफी बेहतरीन हो जाएगी, एकदम डेंस हो जाएगी उसकी जो बुनाई की संरचना है, ठीक है। तो इस वजह से कुटाई परिसज्जा ये करी जाती है, रोए को काटा नहीं जाता, ठीक है। नेक्स्ट है नैपिंग परिसज्जा से क्या होता है कि वस्त्र की सतह पर रोए उठाए जाते हैं, वस्त्र की सतह पर उठे रोए को काटा जाता है, या वस्त्र की सतह को चिकना किया जाता है, या फिर उपयुक्त सभी। तो ये देखिए नेपिंग की परिसज्जा में क्या किया जाता है, रोए जो उठ जाते हैं उनको काटा जाता है, ठीक है। और देखिए ये जो चिकना करने की बात की जा रही है ये कुटाई परिसज्जा में करी जाएगी, ठीक। फिर टेंटरिंग परिसज्जा द्वारा क्या होता है, वस्त्र को सभी जगहों से समान चौड़ाई का बनाया जाता है, दाग धब्बे छुड़ाए जाते हैं, वस्त्र की सतह पर पानी के लहर के समान नमूने बनाए जाते हैं, नक्काशी की जाती है। तो जो आपकी टेंटरिंग फिनिशिंग होती है इसको भी क्या करते हैं समान चौड़ाई का बनाया जाता है, और ये भी आपकी एक तरीके की यांत्रिक परिसज्जा है, ठीक है। फिर है कैलेंडरिंग परिसज्जा द्वारा क्या किया जाता है, वस्त्र पर लगे दाग धब्बे धब्बे छुड़ाए जाते हैं, वस्त्र की सतह पर रोए उठाए जाते हैं, और वस्त्र को चिकना चमकदार एवं कोमल बनाया जाता है, या फिर रचना सघन बनाई जाती है। तो आपका सी ऑप्शन के साथ जाएंगे हम लोग कि कैलेंडरिंग परिसज्जा में वस्त्र को क्या किया जाता है, चिकना चमकदार व कोमल बनाया जाता है, ठीक है। और दाग धब्बे जो छुड़ाए जाते हैं वो आपको पता है कि दाग धब्बे छुड़ाते हैं, एक तरीके से ये आपकी वो वाली फिनिशिंग हो जाएगी, क्या कहते हैं उसको, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। बाकी ये जो रोए उठाए जाते हैं इसको नेपिंग परिसज्जा कह देंगे, और जो रचना सघन बनाई जा रही है ये भी आपकी कुटाई परिसज्जा में हो जाएगा, ठीक है। दाग धब्बे वाले छुड़ाए होने को क्या कहते हैं वो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता हो तो। ग्लेजिंग द्वारा वस्त्र की सतह को अत्यधिक चमकदार बनाया जाता है, सिकुड़ने से रोक दिया जाता है, नक्काशी का कार्य किया जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका ग्लेजिंग द्वारा क्या करते हैं, वस्त्र की अधिक अधिक चमकदार बनाया जाता है ग्लेजिंग परिसज्जा के द्वारा, ठीक है। ग्लेज कॉटन का कपड़ा आता है तो आपने देखा होगा बड़ा चमकता हुआ लगता है, रहता है कॉटन का ही, लेकिन देख के लगता है कि ये किस चीज़ का कपड़ा होगा, बड़ा चमकदार रहता है। और जो सिकुड़ने से रोकने के लिए परिसज्जा करी जाती है उसको हम लोग सैनिटाइजिंग बोलते हैं, और जो नक्काशी का कार्य किया जाता है कपड़ों के ऊपर उसको बोलते हैं एम्बॉसिंग, ठीक है। याद रखिएगा दोनों चीज़ें। फिर विरंजन परिसज्जा द्वारा वस्त्र को अग्नि अवरोधक बनाया जाता है, जल अभेद बनाया जाता है, फफूंदी अवरोधक बनाया जाता है, या फिर वस्त्र पर सफेदी लाई जाती है। तो जाहिर सी बात है वस्त्र पर क्या करते हैं, सफेदी लाते हैं, तो हम डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्सीकारक विरंजन पदार्थ में प्रमुखता होती है ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन की, उपयुक्त सभी की। तो आपको पता ही है
ऑक्सीकारक विरंजक की बात कर रहा है तो ऑक्सीजन हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में चीज़ें विरंजन का कार्य, मतलब जो विरंजक पदार्थ होता है उसमें ऑक्सीजन की मुख्य भूमिका रहती है। ठीक है, फिर अवकारक विरंजक पदार्थ में प्रमुखता होती है ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की, ए तथा बी दोनों की, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो अवकारक होते हैं मतलब कि जो आपके रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं उनमें आपके हाइड्रोजन की प्रमुखता होती है। ठीक है, नेक्स्ट है स्कॉच गार्ड परिसज्जा द्वारा वस्त्र की सतह को चमकदार बनाया जाता है, धूल कण मिट्टी आदि वस्त्र पर नहीं चिपकते, वस्त्र नहीं सिकुड़ता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपकी स्कॉच गार्ड परिसज्जा है उससे क्या होता है, धूल कण गंदगी मिट्टी ये सारी चीजें वस्त्र पे नहीं चिपकते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है वस्त्रों पर एंटी स्नैक परिसज्जा दी जाती है क्योंकि इससे वस्त्र नहीं सिकुड़ते, वस्त्र को फफूंदी एवं बैक्टीरिया नुकसान नहीं पहुंचाते, इससे बुने हुए वस्त्र नहीं उघड़ते हैं, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे कि इससे बने हुए वस्त्र जो होते हैं वो नहीं उघड़ते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है प्रकृति में उपलब्ध साधनों से जो रंग प्राप्त होते हैं वे कहलाते हैं वनस्पति, प्राणिज, प्राकृतिक, संश्लेषित। तो ये आपको पता ही है, सी फॉर कोबाइलमिन, साइनो कोबाइलमिन के साथ जाएंगे, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कत्था निकाला जाता है पेड़ की पत्तियों से, पेड़ की छाल से, मछली से, चींटी से। तो आपका जो पेड़ की छाल होती है उससे आपका कत्था निकाला जाता है, तो बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है और बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और बहुत ही सटीक आंसर ऑलरेडी दे रखा है, तो मैं फटाफट कोशिश कर रही हूँ कि आपके क्वेश्चन जो मतलब फटाफट होते जाएं, है ना। नेक्स्ट है खनिज रंग पीले रंग प्राप्त होते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा लेड क्रोमेट की प्रक्रिया से, या पोटेशियम फेर्नोसाइनाइड को गलाने से, या लौह सल्फेट एवं क्रीमियम सल्फेट को घोल में डुबाने से, या उपयुक्त सभी। तो इसमें जो रंग आपके प्राप्त होते हैं वो पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा लेड क्रोमेट की प्रक्रिया से आपके खनिज रंग और पीले रंग प्राप्त होते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है रंजक, रंजक यानी कि आपकी डाई की बात हो रही है। ठीक है, तो डाई जो आपकी होती है वो जल में घुलनशील है या जल में अघुलनशील है, या आपका उपयुक्त दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो डाइस की बात हो रही है तो वो जल में आपकी घुलनशील होती हैं। अगर यहाँ पर पिगमेंट की बात करी जाती है, आपका जो जिसको हम लोग हिंदी में वर्णक बोलते हैं, तो जो आपके पिगमेंट होते हैं वो आपके जल में अघुलनशील होते हैं। ठीक है, एक सेकंड, बहुत गंदा हो गया। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्णक, वर्णक यानी कि पिगमेंट। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर है, अच्छा ये 2 बार हो गया, आज हुआ क्या है, बहुत ही डबल टाइम क्वेश्चंस हो गए हैं भाई। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संश्लेषित रंग की खोज हुई 16वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, या 20वीं शताब्दी में। तो आपकी जो क्या बोलते हैं संश्लेषित रंग की खोज हुई थी वो आपकी 1856 में हुई थी। किसमें, 1856 में। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 19वीं शताब्दी में इसकी खोज करी गई। ठीक है, अब था संश्लेषित रंग के निर्माण का श्रेय किसको जाता है, विलियम हेनरी पार्किन को, न्यूटन को, मैडम क्यूरी को, कैरेथस डी चॉर्डोनेट को। तो आपको भी पता है कि विलियम हेनरी पार्किन ने संश्लेषित रंग की खोज की थी। टीजीटी 2021 का क्वेश्चन भी है ये आपका। अब मुझे लगता है क्वेश्चन, एक सेकंड, क्वेश्चन पूरे खत्म हो चुके हैं हमारे। आप मुझे एक बताना होमवर्क में, ये डी कैरोथर्स हैं आपके, इन्होंने क्या दिया था, कौन सा फाइबर का निर्माण किया था इन्होंने जो भी दिया था कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। ठीक है, तो चलिए इतने क्वेश्चन थे हमारे, खत्म हो गए। और थैंक यू आप लोगों ने भी, मतलब अब थैंक यू तो है ही है, इतने हम लोग 500 से अधिक सब्सक्राइबर हो गए हैं और धीरे धीरे पढ़ ही रहे हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए सब्सक्राइबर और लाइक्स कमेंट कुछ मैटर नहीं करता, यहाँ पर एक बस समझ लीजिए एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं भी आती हूँ, आप भी आते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है। और देखिए हर चीज़ लाइक और कमेंट और सब्सक्राइबर के लिए नहीं करी जाती। ठीक है, कुछ चीज़ें बिना किसी, आप कह सकते हो कि बिना किसी इंटेंशन के, या नहीं इंटेंशन तो आपका होना चाहिए लेकिन अच्छा इंटेंशन होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी भी चीज़ें करनी चाहिए कि जिससे आप बस आप करते जाओ, है ना। जो चीज़ें हो वो अलग चीज़ है, तो आप भी पढ़ते जाइए। मैं भी यही कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी जितना मेरे कंट्रोल में, जितना मेरे बस में है, उतना मैं भी आपको देती जाऊँ, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है और आप लोगों को भी कहीं न कहीं एक एप्रिसिएशन भी मिलता है, मुझे भी। तो चलिए, आपने वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच, और बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इधर मैंने कहा है थोड़ा सा डेली वीडियो नहीं मिल पाएगी, बट ऐसे ही हम क्वेश्चन करेंगे आराम से, है ना, 50 60 70 ऐसे कर करके क्वेश्चन करेंगे। इसको आप देखना, अगर इसमें कोई भी आंसर अगर आपको कन्फ्यूजिंग लगे, गलत लगे, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और अपनी तरफ से सर्च करके हमें भी बताइएगा, और आपको मान लीजिए पता रहेगा तो आप तो बताएंगे ही, तो मैं खुद जान ही जाऊंगी। चलिए फिर आप लोग ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए, वीडियो एंड करते हैं यहीं पे, और मिलेंगे फिर से नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।